Hello everyone, good morning and welcome to Anil Khanna's Academy of Law. This is me Sanat Dutt Bhardwaj bringing to you a very special subject. देखिए इसे सब्जेक्ट कहना थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगी बिकॉज इट इज अ सेट ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स, लेकिन इसे सेट ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स कहना भी नाइंसाफी हो जाएगी। कारण क्या है कि ये एक ऐसा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि प्रोलॉन्ग्ड 1 साल तक हम सीखने वाले हैं, जिसका आपको फायदा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज सब के सब लेवल्स ऑफ योर एग्जामिनेशन में होने वाला है। एंड उसके बाद भी अब जब जजेस बन जाते हैं, जब आप उस इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, उस समय भी आपको ये बहुत बेनिफिट करने वाला है। इसी वजह से खन्ना सर पूरे के पूरे साल इस पूरे कोर्स को चलाते हैं। कारण क्या है कि ये जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज है कि इसको आप एक दिन में इंजेक्शन के जरिए नहीं डाल सकते हैं। जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसको आप रातों रात नहीं सीख सकते हैं। आप लॉ के सेक्शंस का रट्टा जरूर लगा लेंगे, लेकिन आप उसमें मेंस में आंसर राइटिंग में यूज नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली जनरल नॉलेज भी है। जनरल नॉलेज में आपको किस तरीके से चलना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो होने वाला है, इसमें आपको यही चीजें सिखाई जाएंगी कि किस तरीके से आपने अप्रोच करना है एंड किस तरीके से आप इस पूरे सेशन के साथ साथ इस सेशन में आने वाले सीरीज के अंदर मल्टीपल लेक्चर्स का आप कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है एग्जाम क्रैक करना, और उसके साथ साथ जो आप जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास हो रहा है, उसके बारे में बेटर नॉलेज गेन करना। दिस इज आवर मेन मोटिव। इसी मोटिव के साथ आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर, हमारे इन पूरे सेशंस के अंदर आपको 0 से लेके 100 तक लेके जाया जाएगा। कारण क्या है? कहने का मतलब क्या है? तात्पर्य यह है कि अगर आपने अभी तक न्यूज़पेपर को हाथ नहीं लगाया, अगर आपने अभी तक जीके की किसी भी बुक को हाथ नहीं लगाया, या फिर आपने अगर लगाया भी है, तब भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अर्श तक लेके जाने का मकसद रहेगा हमारी इस एकेडमी का। नाउ जीके में हमारा जो पोर्टफोलियो रहेगा, उस पोर्टफोलियो में मैं आपको थोड़ा सा ये जानकारी देना चाहता हूं। मेरे पिछले बैचेस में भी खन्ना सर के साथ तो बहुत सारा ऐसे मामलात सामने आए थे जिसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस थे जो दिल्ली जुडिशरी के मेरे अपने क्लास नोट्स में से पूछे गए थे। सो मेरा ये कहने का भावार्थ है कि आप अगर इस पूरे लेक्चर सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो इन लेक्चर सीरीज में आप चाहे दिल्ली जुडिशरी की बात कीजिए, यूपी जुडिशरी की बात कीजिए, गुजरात की बात कीजिए, राजस्थान की, हिमाचल प्रदेश की, पंजाब की, हरियाणा की, आप किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, चाहे वहां पे जीएस का या जीके का पेपर अलग से होता है, चाहे वो अलग से नहीं भी होता है, आपको मेरी तरफ से ये गारंटी है कि क्लास नोट्स में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आने वाले। एंड जो क्लास नोट्स में से नहीं आएंगे, वो जैसे एसेज होंगे, वो एसेज आप इतने बेहतरीन तरीके से लिखने वाले हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी आपके सामने पानी कम चाय लगने वाले। सो इसी पूरे मोटिव के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। इन ईच ऑफ आवर क्लासेस हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इन ईच ऑफ आवर क्लासेस हम स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स होंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आईआर एंड सिमिलरली पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ करंट इश्यूज होंगे। इन सारी चीजों को होलिस्टिक तरीके से कवर करेंगे। उसका प्रीलिम से रिलेटेड एस्पेक्ट कवर किया जाएगा, मेन से रिलेटेड एस्पेक्ट कवर किया जाएगा। अब जब मैं मेन से रिलेटेड एस्पेक्ट की बात करता हूं, तो आपको यह समझना जरूरी है कि जहां जहां मेंस में आपको जीएस पूछी जाती है, वहां वहां आपको बेनिफिट होने वाला है। पर्टिकुलरली दिल्ली जुडिशरी में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खन्ना सर के एकेडमी से दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम प्रीलिम्स क्रैक किया था। दे रोट मेंस, दे फाउंड रियली बेनिफिशियल जो मैंने उनको नोट्स प्रोवाइड किए थे, क्लास नोट्स प्रोवाइड किए थे। नाउ मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों को खुले दिल से समझते रहें। मेरा मकसद, मेरा तरीका ये रहेगा कि आपको जनरल नॉलेज घोटनी ना पड़े, रट्टा ना लगाना पड़े, आपको बेसिक नॉलेज। देखिए हम शुरू से 0 से शुरू करेंगे और 100 तक पहुंचने वाले हैं। ये इस क्लास का मोटिव डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। नाउ आज की इस क्लास में, जैसे कि आने वाले आगे की क्लासेस में भी होगा, हम 2 चीजें कवर करेंगे हर क्लास के अंदर। एक होगी हमारे करंट अफेयर्स और दूसरे होंगे हमारा एक स्टैटिक सब्जेक्ट। एंड हर हफ्ते हमारी एसेस की भी क्लासेस होंगी। तो एसेस की क्लासेस जो होंगी वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। अगर आप एसेस की क्लासेस को भी अच्छे से फॉलो करते हैं, तो उन एसेस की क्लासेस के बेसिस पे अगर आपका 100 मार्क्स का, अज्यूमिंग 100 मार्क्स का जैसे एक ऐसे आता है पंजाब के अंदर, तो पंजाब में आप 100 में से 60 to 70 मार्क्स
ऐसे चुटकी बजा के लेने वाले हैं। रीजन बीइंग, आप इतने लेवल का ऐसे लिखेंगे जो यूपीएससी एस्पिरेंट लिख सकता है। एंड इसको अलग मत समझिएगा, ऐसा मत समझिएगा, बिकॉज ऐसे इज गोइंग टू बी मेक और ब्रेक सिचुएशन इन योर लैंग्वेज पेपर। कारण क्या है कि हाफ ऑफ द मार्क्स आर एसोसिएटेड विद एसेज। एसेज में पर्टिकुलरली अगर आप नॉर्मल जैसे +2 लेवल तक अगर आप ऐसे लिखते रहेंगे तो वो यही समझेंगे कि इसने अभी कुछ तैयारी की नहीं। आपको उन्हें अपनी नॉलेज, उसके साथ साथ अपनी विजडम, दोनों की दोनों चीजें दिखानी है उस पूरे ऐसे के राइट अप के अंदर। सो उसी चीज में आपको मदद करने के लिए मैं आया हूं। मेरा नाम है सनत दत्त भारद्वाज एंड मैं पिछले 10 सालों से जीके, जनरल स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूपीएससी, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ हूं। खन्ना सर को पिछले 10 साल से जानता हूं और 10 ही सालों से मैं कह लीजिए कि साइमल्टेनियसली पढ़ाता आ रहा हूं। नाउ मेरा जो पूरा ये 10 साल का एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि जब आप इस कोर्स के अंत तक पहुंचते हैं तो आपका सोचने का नजरिया चाहे मेरे जैसा हो ना हो, लेकिन आपका लिखने का ढंग अगर वो मेरे जैसा हो गया तो आपको, चाहे वो प्रीलिम्स है, चाहे वो मेंस है, चाहे वो इंटरव्यू है, कहीं पे भी कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड इसी के अंदर, हमारे इन्हीं सीरीज के अंदर आपको डे टू डे चलने वाले करंट इश्यूज के ऊपर बहुत सारी ऐसी डिस्कशन सुनने को मिलेंगी। तो अगर आप इन पूरे कोर्सेज को देखिए, जनरली होता क्या है कि जुडिशरी एस्पिरेंट बहुत लाइटली ले लेता है एक जीके के एस्पेक्ट को, जीके का जो पूरा पोर्शन है उसको बहुत लाइटली लेता है। लेकिन खन्ना सर ने मुझे शुरू से एक चीज बताई है कि ये जो जो लाइटली लेने वाले एस्पेक्ट्स होते हैं ना किसी भी पेपर के, दे आर मेक और ब्रेक। अगर वो आप देखें तो वो मेक और ब्रेक सिचुएशन कर देते हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने में। रीजन बीइंग, ऐसे ही यही चीज मुझे यूपीएससी में भी बताई गई थी, यही चीज मैं आपको जुडिशरी में बता रहा हूं कि किसी भी चीज को, अपने एग्जाम के किसी भी पहलू को आपने हल्के में नहीं लेना है, चाहे वो आपके लॉज भी हो, चाहे वो आपकी जीके भी हो। दिस जीके विल बी गोइंग टू रियली बी हेल्पफुल इन योर इंटरव्यूज एज वेल। कैसे? इंटरव्यूज में आधा पैनल जो होता है वो लीगल एक्सपर्ट्स का नहीं होता है, आधा पैनल जनरल स्टडीज के जर्नलिस्ट्स का होता है, जर्नलिस्ट या जनरल स्टडीज के एक्सपर्ट्स का होता है। जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे होते हैं यूपीएससी के, सॉरी पीपीएससी के, फॉर एग्जांपल अगर पंजाब की हम बात करें, दिल्ली की बात करें तो यूपीएससी के बहुत सारे मेंबर्स बैठे होते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन बैठे होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बैठे होते हैं। एंड देयर इज वन साइकोलॉजिस्ट जो देखता है, समझता है कि एज अ जज आर यू फिट और नॉट टू सिट ऑन दैट चेयर। तो इसी तरीके से चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत करने की बात जब आती है तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि जीके को शुरू कैसे करें, कैसे समझें। जीके एक बहुत ही ना, ऐसे जैसे ही दरवाजा खोलें तो एक एकदम इतना बड़ा ऑडिटोरियम आ जाता है, समझ नहीं आता है कि कुर्सियां कहां से गिने। तो जीके हमेशा एक ही चीज याद रखिएगा, शुरुआत से शुरू करेंगे। शुरुआत कहां पे होती है? शुरुआत होती है बिग बैंग के साथ। बिग बैंग हुआ 6.5 बिलियन ईयर्स अगो। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, दैट इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की शुरुआत में आपको इस तरीके से बताना चाहता हूं कि 6.5 बिलियन ईयर्स अगो एक बिग बैंग होता है। 6.5 बिलियन ईयर्स अगो की अगर हम बात करें ना तो एक बहुत बड़ा मास था, लेकिन वो इतना बड़ा मास था कि वो बहुत अनस्टेबल था। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे शरीर को देखें तो बहुत ही भारी भरकम शरीर लगता है। तो इट सीम्स कि अगर कोई मुझे धक्का दे तो आई विल बी रियली अनस्टेबल। तो इसी वजह से तो जो बहुत बड़ा मास था, सुपर मास जिसको बोल देते हैं बहुत सारी बुक्स के अंदर, वो सुपर मास को बहुत सारी ना इंस्टेबिलिटी फील हो रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्रैक होता है एंड वो एकदम से फट जाता है। उस फटने की वजह से बहुत दूर दूर तक उसके पार्टिकल्स ऐसे फैलने शुरू हो जाते हैं। उन्हीं पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल है जिसके ऊपर आप पिछले कई सालों से जिंदा है, हमारी पूरी मैनकाइंड जिंदा है, एंड दैट इज प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट अर्थ का जो बनना हुआ, दैट केम ऑन टू बीइंग, जो इस शेप में आई, वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो आई। 2 बिलियन ईयर्स तक वो ऐसे ही बिखरती रही, टूटती रही और घूमती रही, कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं पकड़ी। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ एक थोड़ी सी स्टैंडर्ड शेप पकड़ती है। लेकिन आपको भी पता है, जब आप दिवाली पे, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ऐसा करें, लेकिन जब आप पटाखे फोड़ते हैं तो आपको भी पता है कि जैसे ही पटाखा फटता है तो उसके छोटे छोटे छर्रे भी बहुत गर्म होते हैं। अगर आप गन से, पिस्टल से कोई भी फायर करते हैं तो आप उसके शेल को, बुलेट के शेल को हाथ नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि एक्सप्लोजन की वजह से वो गर्म हो चुका होता है। सिमिलरली अर्थ का सरफेस भी बहुत गर्म था, एंड अर्थ पे हाथ लगाना तो दूर, अर्थ के ऊपर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर पा सकती थी, इतने बुरे हाल थे। अब होता क्या है, अर्थ क्योंकि गर्म है
तो घूमती रही घूमती रही घूमती रही, घूमते घूमते क्योंकि सन भी निकल कर आ चुका था, तो सन की जो ग्रेविटेशनल पुल थी उसकी वजह से अर्थ उसके आसपास चक्कर काटने लगती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सन के बीच में घुस के गिर क्यों नहीं गई अर्थ, या सारे प्लैनेट्स जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो वो सारे के सारे प्लैनेट्स उसी के अंदर क्यों नहीं गिर जाते हैं। कारण ये है कि जब बिग बैंग हुआ, एंड दिस इज द वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी एज वेल, कि जब बिग बैंग हुआ ना, आपको देखिए, आपको कहीं पे भी कोई भी बात समझ नहीं आती है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स हो आपके, ठीक है जी। एंड अदरवाइज ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आपको सबके पास, आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन रहती है, एंड यू कैन ऑल्सो मेल अस if you need any further assistance. Now, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर जब बिग बैंग हो गया तो उसके बाद आप कहते हैं कि सन की ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ उसके अंदर क्यों नहीं घुस जाती है। तो होता क्या है कि इट इज नॉट जस्ट सन्स ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ फील कर रही है कि उसके अंदर जाके घुस जाए, लेकिन उसके अलावा आप देखिए, जब मैंने बताया था एक्सप्लोजन हुआ, तो जब एक्सप्लोजन हुआ तो मैंने हाथ ऐसे किए थे। जब आप हाथ ऐसे करते हैं तो आपको पता है कि एक मोमेंटम जनरेट हो जाता है। तो एक वो मोमेंटम है बिग बैंग थ्योरी की वजह से, वो बिग बैंग की वजह से, जिसकी वजह से अर्थ जो है सन से दूर जाती है। दूसरी चीज ये है कि अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी पत्थर को एक स्ट्रिंग से बांध दे और उसको ऐसे घुमाएं, तो आपको यहाँ पे हाथ पे एक चीज फील होती है कि भैया अगर मैंने कस के नहीं पकड़ा ना, और जैसे जैसे स्पीड तेज होती है, अगर मैंने कस के नहीं पकड़ा तो ये पत्थर जाएगा और बजेगा किसी के सिर में, राइट। तो वो फीलिंग अर्थ को भी आती है, एंड दैट इज, ये सारी की सारी फोर्सेस बैलेंस आउट कर जाती हैं, इसी वजह से अर्थ जो है सन के अंदर गोते नहीं खाती, ठीक है जी। तो अगर हमने वो चीज साइडलाइन कर दी है तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। मून, चंद्रमा, चांद, हम चांद के बारे में कितनी बातें करते हैं कि चांद के चेहरे पे दाग है और उसके ऊपर इतने गाने भी बने हुए हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि चांद एक समय नॉट भारत, धरती का, अर्थ का हिस्सा था, समवेयर अराउंड 3.5 टू 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन, मिलियन से 1000 गुना ज्यादा। नाउ 3.8 के आसपास मैं कहूंगा बिलियन ईयर्स अगो, चंद्रमा जो है धरती से टूटकर अलग हो जाता है। अब अर्थ की अगर मैं शेप की उस समय बात करूं तो वो बहुत अजीब सी थी, ऐसे सी थी। अब यहां से मान लीजिए चांद टूट गया, अब होता क्या है, आई होप आप सबको क्लियरली दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं थोड़ा डार्क कर दूंगा। नाउ, अब हुआ क्या कि जब ये चांद टूट के अलग हुआ, जैसे अर्थ अलग हुई थी, आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स वही चीज फील हुई, एंड इसी वजह से जो जिस चीज से टूटती है वो उसी चीज की सैटेलाइट बनकर रह जाती है। सिमिलरली अगर आप बात करें तो जुपिटर की सैटेलाइट्स, आपकी शनि की सैटेलाइट, सैटर्न की सैटेलाइट्स, एंड वेरियस अदर प्लैनेट्स और उनकी सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स बनती ही ऐसे हैं जब आप किसी चीज से अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब व्हेन यू आर बॉर्न तो आप अपने मदर से अलग होते हैं, लेकिन आप अपनी माँ के आसपास घूमते रहते हैं, माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे भूख लग रही है, माँ मुझे प्यास लग रही है, वगैरह वगैरह, है ना। तो उसी तरीके से सैटेलाइट जो है अपने पेरेंट प्लैनेट की तरफ उसके आसपास रिवॉल्व करती रहती है। दैट इज द रीजन। नाउ दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन एंड वेरियस अदर फोर्सेस। आपको जो इसमें से सवाल आते हैं, नाउ दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, मैं आपको सिर्फ आइडिया देना चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं। तो इसमें सवाल आता है बेसिक साइंस के ऊपर, जनरल साइंस हम उसे बोलते हैं। वो सवाल ये आता है कि जो अर्थ है वो सन से किस तरीके की फोर्सेस जो है वो फील कर रही है। अर्थ और सन ये एक प्लैनेटरी सिस्टम है, एक सैटेलाइट और एक प्लैनेट कह लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सन और अर्थ की बात करूं, इट इज नॉट अ सैटेलाइट प्लैनेट सिस्टम, ये स्टार प्लैनेट सिस्टम है। सन इज अ स्टार, प्लैनेट है अर्थ, अर्थ एज अ प्लैनेट, उसकी सैटेलाइट है मून, चंद्रमा। नाउ जो ये पूरा सिस्टम है, इसमें से जनरल साइंस का सवाल आता है कि अगर प्लैनेट और सैटेलाइट सिस्टम है तो उसमें जनरल साइंस का ये क्वेश्चन बन जाता है, प्रीलिम्स का सवाल है, यूपी में पूछा जा सकता है, दिल्ली में पूछा जा सकता है, इनफैक्ट पंजाब में भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई उनको रोकता नहीं है। बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जहां पे वो ये पूछेंगे कि फोर्सेस कौन सी एक्टिव है। फोर्सेस जो एक्टिव हैं वो है सेंट्रीपिटल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होती हैं? देखिए, एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज करके,
साइंस में। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है, बैचलर्स मास्टर्स, तो उसमें हमें सेंट्रीफ्यूज यूज कराना सिखाया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? एक मशीन होती है जिसमें अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स डाल देते हैं, टेस्ट ट्यूब इज नॉट द राइट टेक्निकल वर्ड, बट टेस्ट ट्यूब्स डाल देते हैं और उसको घुमाते हैं। तो जो घुमाने की वजह से उनको प्रेशर फील होता है, जो फोर्स फील होती है वो बाहर को धकेलने वाली, उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। और जो आपको अंदर की तरफ खींचती है फोर्स, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो सन की तरफ खींचने वाली फोर्सेस कौन सी हैं? पहली तो सन का ग्रेविटेशनल पुल, दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब सन से दूर धकेलने वाली कौन सी फोर्सेस हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूज से सेंट्रीफ्यूगल याद रखना, ठीक है जी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल पुल। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि क्या अर्थ की अपनी देखिए, मैं हूं और मैं ये आपको फेस कर रहा हूं थ्रू दिस कैमरा, मैं इस कैमरे को भी ग्रेविटेशनल पुल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा हूं अपनी तरफ, एंड सिमिलरली दिस कैमरा इज आल्सो पुलिंग मी टुवर्ड्स इटसेल्फ। लेकिन साइमल्टेनियसली ना, सारी की सारी धरती पे जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो धरती की तरफ ग्रेविटेशनल पुल फील करते हैं, तो नलीफाई हो जाते हैं सारे चीजें। आपने ये चीज याद रखनी है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बेसिक एलिमेंटल फंडामेंटल फोर्स है, वो सारे के सारे लोग हर समय फील करते हैं एक दूसरे के लिए। एंड दिस इज नॉट दोज फीलिंग्स जो आप फील करते हैं, ये वो फीलिंग्स नहीं है, ये फीलिंग्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्टिव फोर्सेस जरूर हैं, लेकिन फीलिंग्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। सिमिलरली चेयर्स पड़ी हैं, वो चेयर्स भी आपस में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील करती है। तो हर एक चीज जो है एक दूसरे के तरफ खींच रही है, बिकॉज दोनों एक दूसरे को खींच रही हैं। रबर बैंड का एक हिस्सा ही अगर आप खींचते हैं तो दूसरा हिस्सा भी तो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तभी तो अगर आप उसको छोड़ते हैं तो ठक करके ऐसे बचता है ना, चोट लगती है। तो इसी तरीके से आपने याद रखनी है ये सारी चीजें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो जाती हैं, ये बेसिक्स चीजें हैं, बहुत इजी है। नाउ कोई भी डाउट्स हैं आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा कहने का भावार्थ ये था कि जब अर्थ टूटी तो अर्थ सन से अलग हुई, कह लीजिए सन एंड पूरे मास से, जितना भी मास था, पूरा सोलर सिस्टम एक पूरे एक सुपर मास से, सुपर प्लैनेट से जुड़ा हुआ था। उससे अलग होते होते अर्थ बनी 6.5 बिलियन ईयर्स अगो, फिर 4.5 बिलियन ईयर्स अगो कुछ एक शेप एक्नॉलेज कर ली उसने, रोटेट करते करते। आपने फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोगों ने लड्डू बोचे होंगे, है ना, वो ऐसे 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 करके, लेकिन जब उसको गोलाई देनी होती है, या अगर आपने नहीं भी बनाया, मैंने तो बहुत बनाए, आप सेहत से देख भी सकते हैं। नाउ अगर आप लड्डू बनाते हैं या किसी को बनाते हुए देखें, तो वो क्या करता है, वो बेसिकली वो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाता है लड्डू, है ना। वो गोल गोल इसलिए घुमाता है क्योंकि जब भी वो आपके हाथ से टकराता है, उसको जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल लगा होता है वो हाथ पे चिपक जाता है एंड उस लड्डू से हट जाता है। इसको एट्रिशन बोलते हैं। दिस इज नॉट जस्ट ए साइंस वर्ड, ये आपको भी पता है, ये इंग्लिश का भी वर्ड। तो एट्रिशन से ना, जो भी खुरदरे सर्फेसेस हैं, ये सारे खुरदरे सर्फेसेस, ये सारे स्मूथ होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे गोलाई में आना शुरू हो जाता है। आई नो थोड़ा ड्राइंग बेकार सी है, बट स्टिल वी आर नॉट गोइंग इनटू फाइन आर्ट्स। नाउ ये सरफेस होना शुरू हो गया अर्थ का, एंड इस सरफेस को बनने में भी कुछ बिलियन ईयर्स लगे। अब देखिए, जैसे जैसे ये सरफेस बन रहा था, आपको भी पता है कि जब आप लड्डू बनाते हैं, दिस इज अ वेरी फाइन मतलब एग्जाम्पल, मुझे मेरे मुंह में पानी आ गया, वैसे तो आई एम गोइंग फॉर डाइटिंग एंड सारा कुछ छोड़ा हुआ है, बट स्टिल लेट्स फॉलो दिस एनालॉजी, इसको थोड़ा समझते हैं। जब आप लड्डू को बोचते हैं या लड्डू बनाते हैं, जब उसको गोलाई दे देते हैं, तो वो बाहर से तो ठंडा होने लगता है, क्योंकि वो बाहर की सरफेस से हीट जो है एग्जिट कर रहा है, वो पूरा निकाल रहा है। नाउ अंदर से अगर आप लड्डू को ऐसे काटें, तो जो अगर आप मेजर करें तो अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा होता है। सिमिलरली जब अर्थ टूटी और अर्थ की शेप बननी शुरू हुई, तो बाहर के सरफेस में तो थोड़ी बहुत ठंडक आनी शुरू हो गई, लेकिन अंदर अभी भी गर्म था। अंदर अभी भी, जैसे आज भी अगर आप कहें, वी आर स्टिल यंग एज अ प्लैनेट, मतलब हम बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए हमें, बट स्टिल वी आर यंग बिकॉज आवर स्टार इज यंग। हमारा सन जो है अभी यंग है ना। वो टीवी सीरियल्स में मूछों वाला दिखाते हैं, बट अदरवाइज मूछें नहीं है सन को ना।
ऐसा है कि जब अर्थ ठंडी हुई तो वो ठंडी बाहर से हुई, अंदर से ठंडी हो नहीं पाई, बिकॉज अंदर की हीट ट्रैप होनी शुरू होगी एंड वो हीटेड सेंट्रल एलिमेंट जो है वो कोर बन गया। उसके आसपास एक थोड़ा सॉलिडिफाइड सरफेस हुआ, क्योंकि हीट अंदर ही स्टोर्ड थी, तो उसके ऊपर एक ब्लैंकेट जैसा आ गया, वो था मैंटल। मैंटल के ऊपर आ गया हमारा क्रस्ट। तो ये जो क्रस्ट था ये सॉलिडिफाइड सरफेस था। अब सॉलिडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये सॉलिडिफाई हुआ कैसे, क्योंकि आई डोंट वांट टू जंप एनी वैगन, मैं छलांगे नहीं लगाने वाला हूं, एक एक चीज आपको बेसिक से एक्सप्लेन करने वाला हूं। आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है यू कैन डेफिनेटली आस्क मी एनी क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आपके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर सकता हूं, इतनी मेरे में हिम्मत, ताकत और जरूरत है। तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं, नो इश्यूज अबाउट इट। नाउ जब ये ठंडा होता है सरफेस, तो ये ठंडा होता कैसे, मैंने बोल तो दिया, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये जरूर उठा होगा। हुआ क्या कि लकीली हुआ क्या कि जब ये सरफेस घूम रहा था, अर्थ का जो पुराना सरफेस था ये घूम रहा था, पास से एक कोई भाई साहब निकल कर जा रहे थे और उनके पास पानी की बोतल थी। वो सरफेस, वो भाई साहब का नाम था एक कॉमेट। ऐसा कहा जाता है कि एक कॉमेट आया उस समय और उसके पास बहुत सारा पानी था, कहीं दूर से लेके आ रहा था वो पानी, पता नहीं कहां से लेके आ रहा था, बहुत दूर से लेके आ रहा था, एंड वो आता है अर्थ से टकरा जाता है गलती से, या कह लीजिए अर्थ के पास से गुजरता है। जब पास से गुजरता है तो अर्थ उसकी जैसे हम सिरिंज से दूर से ऐसे पाइप से कई बार हमने पेट्रोल निकाला होगा ना, उस तरीके से हमने इन भाई साहब का पानी निकाल लिया। तो पानी निकाल के हमने क्या किया, क्योंकि सरफेस गर्म था हमारा, दूसरी चीज हमारे पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। ये सवाल आता है, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में नहीं आता है, सॉरी यूपीएससी में सिर्फ ये सवाल नहीं आता है, ये सवाल जुडिशरी में भी पूछा गया है, बहुत बार ये सवाल आ चुका है। इनफैक्ट यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा हुआ है। मैं अभी बताता हूं क्या सवाल है। नाउ ये कॉमेट आता है और यहाँ पे हमें पानी दे जाता है। अब ये पानी होता है ठंडा, क्योंकि ये आइसी क्रिस्टल्स दूर से, क्योंकि दूर में तो सन है नहीं ना, तो गर्मी नहीं है, तो ये ठंडा ठंडा पानी लेके आता है, एकदम चिल्ड स्लश जैसा, जो ब्रेन फ्रीज कर दे ऐसा पानी। लेकिन जैसे ही वो पानी यहां आता है, ये सरफेस होता है गर्म, इसका हमारा सरफेस टेम्परेचर ही कई हजारों में था, है ना, क्योंकि सन से अलग हुए थे। तो बेसिकली जैसे ही ये कॉमेट आता है तो यहाँ पे पानी जैसे ही छोड़ता है, वो पानी सीधे तौर पे इवेपोरेट हो जाता है। अब जैसे ही इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये फॉर्मूला याद रख लेना। फॉर एग्जाम्पल जब आप कूलर चलाते हैं तो कूलर में पानी के छोटे छोटे से छींटे पड़ते हैं ना, तो वो छींटे जब आपके शरीर पे पड़ते हैं वो हो जाते हैं इवेपोरेट, क्योंकि आपके शरीर में होती है गर्मी, तो वो गर्मी से इवेपोरेट हो जाते हैं और आपको क्या मिलती है, ठंडक। किसी भी गर्म तवे पे जैसे आप पानी छिड़कते हैं तो वो एकदम थोड़े सेकंड के लिए ठंडा हो जाता है, फुर्र करके फुस करके ऐसे करता जरूर है। सिमिलरली इसको गर्म तवा मानिए और ये पानी के छींटे मानिए। पानी के छींटे जब आप मारते हैं तो वो एकदम से इवेपोरेट हो जाते हैं और उससे ये तवा ठंडा होता है। नाउ व्हाट हैपेंड, ये जो प्रोसेस था, ये भाप बनना इवेपोरेशन का, और फिर वापस से बारिश होके वापस नीचे पानी आना, फिर इवेपोरेट हो जाना, फिर बारिश आना, इसने क्या किया, इसने अर्थ के सरफेस को कूल डाउन करने में बहुत बड़ी मदद कर दी। एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस, अगर ये भाई साहब पानी का घड़ा लेकर नहीं आते, आज आप और हम इस धरती पर जिंदा नहीं होते, लेट अलोन प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, राइट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आपको बताना बहुत जरूरी था। नाउ इसी के साइमल्टेनियसली एक बात और होती है, वो बात क्या है जिसके ऊपर यूपीएससी ने भी सवाल पूछा, इतना जरूरी एक कह लीजिए एस्पेक्ट था, वो ये कि अर्थ का शुरुआती दौर में कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। कारण क्या है कि क्योंकि देखिए अर्थ का सरफेस बहुत गर्म था, वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रही थी, जहां जहां क्रैक था अंदर से उबाले निकल रहे थे, जैसे गर्मियों में पिंपल्स निकलते हैं ना, या कभी आप मसाले की चीज खा लेते हैं तो पिंपल्स निकलते हैं, तो उसी तरीके से अर्थ को पिंपल्स हो रहे थे, एंड वो पिंपल्स फट भी रहे थे, वोल्केनोस थे, वोल्केनोस फट रहे थे, एंड उन्हीं की वजह से अर्थ का सरफेस भी गर्म हो रहा था। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज हो रही थी, वो ये कि इन्हीं इरप्शंस में से, वोल्केनिक इरप्शंस में से बहुत सारी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक वोल्केनो है तो यहाँ से ऐसे ऐसे लावा तो निकल ही रहा है, साथ के साथ फ्यूम्स भी निकल रहे हैं, गैसेस निकल रही हैं। गैसेस किस तरीके की होती थी, कार्बन मोनोऑक्साइड थी, मीथेन थी, ऐसी कुछ गैसेस थी,
राइट। नाइट्रोजन जैसी गैसेस थी, नाइट्रोजन की गैस थी, सल्फर की भी गैसेस थी। नाउ ये सारी की सारी गैसेस कुछ एयर क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, ब्लैंकेट क्रिएट करने की कोशिश करती हैं अर्थ के सरफेस के आसपास। लेकिन होता क्या है, इधर थोड़ी सी दूरी पे ना भाई साहब एक खड़े हैं जिनका नाम है सन। उनको जैसे ही जैसे छींक आती है वैसे ही सन अभी भी करता है, सन स्नीजेस, स्नीजेस जिसको हम बोलते हैं सन के सोलर फ्लेयर्स, सोलर फ्लेयर्स। आई थिंक दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग है। आपने कभी सन को और अर्थ को इस तरीके से देखा नहीं होगा, आई होप वहां, आई थिंक वहां दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं उन्हें। होता क्या है, सन जैसे हम ऐसे छींकते हैं, वैसे ही सन अपनी हीट की वजह से कहीं पे भी इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे हमारे नॉस्ट्रल में कुछ कुछ होता है, वैसे ही सन के सरफेस पे कुछ कुछ होता है जिसकी वजह से हम उसकी गहराई में अभी नहीं जाएंगे, दिस इज टू अर्ली। तो वहां से वो स्नीज करता है एंड वो एकदम से ना वो ऐसे स्प्रेड होता है, जैसे कोरोना स्प्रेड हो रहा है तो वैसे वो स्प्रेड होता है। एंड अब क्योंकि सन है, सन का साइज ये बड़ा साइज है, एंड कंपैरिजन में अर्थ बताऊं तो अर्थ इतनी, सिर्फ इतनी, सन ये साइज का है, अर्थ सिर्फ इतनी है। तो जब इतना बड़ा व्यक्ति छींकेगा, सोलर फ्लेयर एमिट करेगा, तो वो अर्थ के आसपास थोड़ी सी जो हवा की एक लेयर बनी होती है वो ऐसे उड़ जाती है, उड़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत समय तक, कई बिलियन ईयर्स तक अर्थ अपना एटमॉस्फेयर ही नहीं बना पाई। गैसेस तो थी अर्थ के पास लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं बना पाई, जिसकी वजह से भी आप ये मान के चलिए कि हमारा कभी भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती अगर पुराने समय में अर्थ की हम बात करें। नाउ ऑल दीज गैसेस, देन वाटर, इन सब की वजह से हुआ क्या, जो पत्थर था, आपने बचपन में एक कबीर का दोहा सुना होगा, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो उसी तरीके से बार बार बारिश होने की वजह से, बार बार गर्म ठंडा होने की वजह से हुआ क्या कि अर्थ के सरफेस पे जितने पत्थर थे वो टूटकर बिखरने शुरू हो गए, छोटे छोटे साइज में होने शुरू हो गए, और फिर गर्म ठंडा, उसकी वजह से हमारे अर्थ के टॉप लेयर पे एक परत सी जमनी शुरू हो जाती है जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं सॉइल। वो सॉइल करती क्या है, वो सॉइल बेसिकली एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना शुरू कर देती है जहां पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पहले एक बैक्टीरिया बनता है जिसका सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनता है। ये कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, इन सारे एलिमेंट्स को मिला के ना कुछ अमीनो एसिड्स बनते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मतलब बड़ा प्रोटीन, आप बहुत सारे लोग प्रोटीन का काम करते हैं, तो वो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स से बनता है। प्रोटीन बड़ा एक एलिमेंट, बड़ी एक चीज है, उनको छोटे छोटे पैकेट्स में, फॉर एग्जांपल अगर आप डाइट कर रहे हैं, मैं आजकल कर रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, तो ओट्स पकड़ते हैं ना, तो बहुत सारे ओट्स ले, आप चम्मच भर के लेते हैं, तो उसमें एक सिंगल ओट अगर है, उसका एक पीस है, तो वो है अमीनो एसिड, और पूरे सारे ओट्स को आप प्रोटीन समझ सकते हैं, तो वो जुड़े हों, जस्ट इमेजिन। नाउ यही एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि इन सारे एलिमेंट्स को पानी मिला, हीट मिली, और बारिशें हो रही थी, तो बहुत ही स्टॉर्मी वेदर था, तो कई बार क्या होता था कि आपकी बिजली कड़कती थी, लाइटनिंग होती थी, जिसकी वजह से ये एलिमेंट्स मिलकर अमीनो एसिड्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब जब ये अमीनो एसिड्स बनाते हैं तो वो होता क्या है, बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। नाउ इन्हीं अमीनो एसिड्स के एक मिक्सचर ने सोचा कि यार हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि एक, फॉर एग्जांपल आप 2-3 लोग किराए पे एक जगह ले लेते हैं, और आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे लोग जैसे पीजीज में रह रहे थे, हमारे यहाँ पढ़ने आते थे जब, तो आप यही सोचते थे यार आपा की करना है, आपा रोटी आप बना लेनी है, मैगी आप बना लेनी है। इन्होंने भी यही सोचा, इन्होंने भी यही सोचा कि हम अपना खाना खुद बना लेंगे। जिस दिन उन्होंने ऐसा सोचा, उसी दिन उन्होंने अपने बेसिकली, यार बर्तन तू कर ली, कपड़े तू साफ कर ली, ठीक है, सफाइयां तेरा काम है, ठीक है, बुक्स ले आने का काम, बाहर तो सामान ले आने का काम वो तेरा है। जब हमने अपने सारे के सारे, कह लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर लिया, अपनी ड्यूटीज को डिवाइड कर लिया, ऐसी चीज आज भी हम करते हैं, यही चीज इन एलिमेंट्स ने करनी शुरू हुई, एंड दैट वाज द अर्ली फेज ऑफ लाइफ फॉर्म। वहां पे जिंदगी शुरू होनी
कह सकते हैं कि आप जिंदगी शुरू हुई अर्थ के ऊपर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट बिकॉज क्योंकि पहली जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट की अर्थ के ऊपर, इट वॉज नॉट एन एनिमल, इट वॉज नॉट अ प्लांट। बेसिकली उसको एनिमल किंगडम में रखते जरूर हैं, उसको यूनिसेल्युलर एनिमल कह देते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आ जाता है। वो था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया उस समय भी था, बैक्टीरिया आज भी है। मल्टीपल टाइप्स के बैक्टीरिया होने शुरू हो गए, है ना। तो ये बैक्टीरिया बनता है और इसी बैक्टीरिया से धीरे धीरे करके लाइफ फॉर्म जो है एक्सपैंड करना शुरू करती है, क्योंकि इसने क्या करना था, खाना था और एक के दो हो जाना था, राइट। बहुत इजी था, बहुत इजी था। आपने स्कूल में 10th लेवल में साइंस में पढ़ा भी होगा। अमीबा आपने देखा होगा कि वो अमीबा कैसे एक अमीबा दो अमीबाज में डिवाइड हो जाता है। बहुत सिंपल चीज। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम, साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। नाउ अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं तो आपको अगली चीज समझाना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि कारण क्या है कि अब देखिए, अब अर्थ ठंडी हो चुकी है, अपने लेवल पर आ चुकी है, धीरे धीरे सोलर सिस्टम में अपनी जगह बनानी शुरू कर चुकी है। कुछ 2.5 बिलियन ईयर्स अगो की बात है, 2.5 बिलियन ईयर्स अगो की बात है। ऐसा होता है कि जो अर्थ है उसका एक एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाता है। नाउ एटमॉस्फेयर बनना इज नॉट द सेम एज कि आज जैसा एटमॉस्फेयर है वैसा बन गया, नहीं। उस समय का एटमॉस्फेयर इन्हीं सब गैसेस से बना था। इसमें एक और गैस थी जिसको आप बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं, बट मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कभी फिर बताऊंगा फुर्सत में। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। कारण क्या है, कारण ये है वॉल्केनिक एक्टिविटीज। धीरे धीरे अब जितने प्रोटो एटमॉस्फेयर्स बने वो ऐसे करके सोलर फ्लेयर्स आए और वो सारे के सारे एटमॉस्फेयर्स को कह लीजिए कि दूर भगा दिया गया। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया था जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रिडोमिनेंटली एग्जिस्ट करने लगती है। ठीक है जी। अब कार्बन डाइऑक्साइड इस धरती पे आज की डेट में कौन खाता है? थोड़ा दिमाग लगाइएगा। प्लांट्स खाते हैं ना। प्लांट्स याद आ गए, नेचर याद आ गई ना। तो वो नेचर जो है आज जो ये हमारे प्लांट्स हैं, ये सारी चीजें यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ, है ना। तो उस समय की बात है जहां पे इन सारे कॉन्ड्यूसिव एलिमेंट्स के मिलने की वजह से, कॉन्ड्यूसिव मतलब इन सभी एनेबलिंग एनवायरनमेंट की वजह से कि सब फायदे में हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, कॉन्ड्यूसिव हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप और हम कोरोना की वजह से इस तरीके से मिलना लग गए हैं, तो पूरा एनवायरनमेंट कॉन्ड्यूसिव है हमारे और आपके मिलने की वजह से, मिलने के लिए, सॉरी। नाउ तो इस वजह से क्योंकि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका था, सॉरी, नाउ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका था जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अबंडेंट थी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स के एग्जिस्टेंस की एक कॉन्ड्यूसिव सी सिचुएशन क्रिएट हो गई। वो सिचुएशन जिसकी वजह से CO2 जो है यूज अप होनी शुरू हो जाती है, उसको बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स के अंदर, मैं यहां पे लिख देता हूं, उसको बोला जाता है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। कैम्ब्र मींस प्लांट्स, एक्सप्लोजन का तो मतलब आपको पता ही है, आजकल एक्सप्लोजिव्स की बात बहुत चल रही है। US वगैरह के बारे में आप चर्चा करते हैं तो वो उसने वहां बम फोड़ दिया, उसने वहां बम फोड़ दिया, ये सब चीजें चलती रहती हैं, राइट। सो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, मैं यहाँ पे टर्म लिख रहा हूं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये टर्म्स मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये पूरी अर्थ की हिस्ट्री क्यों बता रहा हूं। ना सिर्फ जनरल साइंस में ये सवाल आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर, ये आप एसेज के इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं। जब साइंस से रिलेटेड ऐसे आता है, जब नेचर से रिलेटेड ऐसे आता है, तो वहां पे आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ रियली बेनिफिशियल क्लास फॉर यू गाइज, अगर आप इस क्लास को थोड़ा ओपन माइंडेड तरीके से देखिए। लॉज बहुत सारे होने वाले हैं। मेरे से पहले एक क्लास देखी आपने लॉ की, मेरे बाद भी एक क्लास आप लॉ की देखेंगे। दिस इज गोइंग टू ऐड एक कैरेक्टर कहते हैं आपकी तैयारी में, वो कैरेक्टर ऐड करने वाला है ये पूरा टॉपिक, ये पूरा हमारा सेशन ऑफ जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज अलोंग विद एसेज एंड करंट अफेयर्स। नाउ कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन होता है, सारा एनवायरनमेंट कंड्यूसिव था, पूरा एनवायरनमेंट वो कह रहा था कि आओ प्लांट्स ग्रो करो, राइट।
कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन होता है, एक समय आता है पूरे जहां जहां जमीन थी वहां वहां प्लांट्स होने शुरू हो जाते हैं, जहां पानी था पानी के नीचे प्लांट्स होने शुरू हो जाते हैं, पानी की सतह पे प्लांट्स होने शुरू हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन प्लांट्स यूज क्या करते हैं, प्लांट्स खाते क्या है। अब आज आप और हम प्लांट्स की तादाद से ज्यादा होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या खाते हैं, हम ऑक्सीजन खाते हैं। प्लांट्स खाते थे कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा पहला एटमॉस्फेयर था उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स की जो तादाद है वो लिमिट होनी शुरू हो जाती है। आज जो तादाद हम लिमिट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो तादाद ड्यू टू अदर एंथ्रोपोजेनिक रीजंस है, बट उस समय बिकॉज मैनकाइंड डिड नॉट एग्जिस्ट बैक देन, तो उस समय की बात है जहां पे प्लांट्स की तादाद कम होनी शुरू हो जाती है एंड वो उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कम होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको अभी तक कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। आप इजीली पूछ सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ आप परेशान नहीं होना है, कोई भी डाउट है आपने झिझकना नहीं है, किसी भी प्रकार का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ना अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आपको एक और चीज भी तो समझ आ गई होगी कि प्लांट्स हमारे लिए अच्छे हैं। प्लांट्स अच्छे हैं, नेचर अच्छी है, क्यों है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है। नाउ दिस इवेंट इज सो इंपॉर्टेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना आती एटमॉस्फेयर में तो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन नहीं होता। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन नहीं होता तो अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन की कमी रह जाती, आप और मैं जिंदा नहीं हो सकते थे अर्थ के ऊपर। हम तो छोड़िए, हमारे पूर्वज भी जिंदा नहीं होते, ठीक है जी। जिन धर्मों के नाम पे हम लड़ पड़ते हैं वो धर्म भी जिंदा नहीं होते, राइट। बट आप ये कह लीजिए कि कुदरत का करिश्मा है, या कह लीजिए जिस भगवान में आप विश्वास रखते हैं उसकी मेहर है कि ये सारे के सारे इवेंट्स पर्टिकुलरली सिर्फ अर्थ पे हो रहे थे, किसी और प्लेनेट पे नहीं हो रहे थे। नहीं तो आप और हम छलांग लगा के इलॉन मस्क के किसी ना किसी शटल पे बैठ गए, हम इधर उधर चले जाते, थोड़ा सा शांति मिलती है ना कोरोना वोरोना तो नहीं होता कम से कम ना। ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो प्लांट्स ने ले ली और उन्होंने रिलीज करना शुरू कर दिया ऑक्सीजन। एंड देयर केम अ टाइम जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा इतनी तो हो गई कि वो सस्टेन कर सके दूसरे लाइफ फॉर्म्स को। तो एनिमल्स केम इनटू बीइंग, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स केम इनटू बीइंग। सो आज अभी हम इस चीज को यहां तक ऐसे समझते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नाउ इसमें एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, वो क्या है, वो ये है कि इसके साथ साथ पानी भी चल रहा था। पानी बारिशें कर रहा था, फिर कह लीजिए बारिशों की वजह से नीचे आ रहा था, फिर इवेपोरेट हो रहा था, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस ठंडा हो चुका था। अब वो लाइफ फॉर्म्स को सस्टेन कर सकता था। ऊपर की सतह तो ठंडी हो गई थी, लेकिन अंदर अभी भी मल्टीपल एलिमेंट्स थे जो गर्म थे। कोर जो था बहुत गर्म था, उससे कम गर्म था मैंटल, और उसके बाद एक एस्थेनोस्फेयर का मोल्टन लेयर आती है जो मैंटल और क्रस्ट के बीच में होती है, ताकि क्रस्ट और मैंटल आपस में टकराएं तो ज्यादा तकलीफ ना हो। तो बीच में जैसे आप तेल लगा लेते हैं ना हाथों को, तो उस तरीके से एक लुब्रिकेशन के तौर पे एग्जिस्ट करता है एस्थेनोस्फेयर। नाउ अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं तो आपको एक और चीज समझ आ गई होगी कि जब आप फॉर एग्जाम्पल जब आप ठंडा ग्लास कर लीजिए, फ्रिज में रख के, फ्रीजर में रखिए, मैं आई वुड सजेस्ट फ्रीजर में ग्लास, सिर्फ ग्लास कांच का ठंडा रख कर दीजिए, उसको बाहर लाइए, चाय तैयार रखिए, चाय को उसमें डालिए, क्या होता है, ग्लास कटक करके ऐसे टूट के बिखर जाता है। एम आई राइट? बहुत बार हुआ होगा आपके साथ, जब आपने चाय डाली तो ग्लास खटक करके दो हिस्सों में बट गया। अब आप अर्थ के साथ नहीं समझ रहे हैं कि ये सारी चीजें हो रही होंगी, बेचारी अर्थ के साथ भी तो ये सब हो रहा होगा ना। क्योंकि अर्थ के साथ ये सारी चीजें हो रही थी, इस वजह से अर्थ के सरफेस पे बहुत सारी प्लेट्स एग्जिस्ट करना शुरू कर देती, बहुत सारी। नाउ दोस प्लेट्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर अर्थ। आई एम सॉरी, मेरी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है, इसकी वजह से मार्क्स वगैरह अच्छे आते हैं। आई हैव डन LLB एज वेल, मैं KU में टॉपर रहा हूँ, तो सुना नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। चलिए, नाउ ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है। नाउ अगर आप अर्थ के सरफेस को इमेजिन करें तो अर्थ के सरफेस के साथ भी तो बेचारी के साथ यही हो रहा था। गरम गरम, अंदर से गरम था, उबलता हुआ, जैसे चाय उबलती है उस तरीके से गरम गरम, और बाहर से बारिश हो ही जा रही है। तो ये गरम ठंडे होने की वजह से अर्थ का सरफेस
ऊपर की जो सतह है वो टूट के बिखर कर ऐसे ऐसे हो जाती है. नाउ दीज आर नोन एज दिस एंटायर सेट ऑफ पीसेस, दे आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स. अब आपने बहुत बार नाम तो सुना होगा टेक्टोनिक प्लेट्स का, लेकिन आज आपको रीजन पता चल गया कि अर्थ पे टेक्टोनिक प्लेट्स क्यों हैं. अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो अभी फिलहाल आई वुड स्टॉप माई सेल्फ हेयर एंड आई वुड वांट कि थोड़ा करंट अफेयर्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं. और उसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताना चाहूंगा कि आज हमने यहां तक देखा है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, बिकॉज दिस टॉपिक जो हम सब्जेक्ट अभी हम उठा रहे हैं, दिस इज इंडियन ज्योग्राफी. तो हम देखेंगे हाउ इंडिया वॉज फॉर्म्ड. इस सवाल का जवाब आपको अगली क्लास में मिलने वाला है, हाउ इंडिया वॉज फॉर्म्ड. दूसरी चीज ये कि देखिए, इंडिया की जब भी हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भैया इंडिया की लॉ क्या है, इंडिया के अंदर क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ क्या है. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंडिया, वी टॉक अबाउट इश्यूज लाइक सीए, एनआरसी वगैरह वगैरह, हॉट करंट लीगल इश्यूज. For example, sedition laws, for example, 370, for example, constitutional amendments, for example, 42nd, 44th Amendment, and 25th Amendment. There are so many things that we talk about इंडिया के केस में. लेकिन हमने कभी ये चीज नहीं सोची कि इंडिया एक्चुअल में जब कॉन्स्टिट्यूशन आई तब नहीं बना. इंडिया पहले से बन चुका था. इंडिया एज अ लैंड मास बहुत पहले से बनना शुरू हो चुका था. वो चीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. दूसरी चीज मैं आपको अभी बताना चाहता हूं वो ये कि इस पूरे एस्पेक्ट में से क्वेश्चंस कैसे आते हैं. प्रीलिम्स में सवाल आते हैं. फॉर एग्जांपल, आप सबने इंडिया का मैप तो देखा ही हुआ है, तो मैं थोड़ा क्रूड सा मैप बना रहा हूं. आई होप यू वुड फॉरगिव मी फॉर माय ड्राइंग स्किल्स. चलिए, इधर नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, इधर ऐसे करके ऐसे, एंड दिस कम्स पेनिनसुलर इंडिया. थोड़ा सा कुछ ऐसे, राइट. जस्ट थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, राइट. नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक इंडिया की कुछ एक एक्सपेंस है, राइट. सवाल कई बार ऐसा आ जाता है, क्या इंडिया लंबा ज्यादा है या इंडिया ब्रॉड ज्यादा है, ऐसा सवाल पूछ लेते हैं. तो इंडिया बेसिकली लंबा थोड़ा सा ज्यादा है, ब्रॉड थोड़ा सा कम. तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है. दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इंडिया में क्या चीज पहले बनी थी, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशंस, इन सारे के सारे फिजिकल फीचर्स को, वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, हिमालयाज हैं, या फिर नर्मदा वैली है, इन सारी चीजों को आपने अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इन द पैटर्न कि कौन सबसे पहले हुआ, फिर बाद में कौन सी चीज बनी, फिर कौन सी चीज बनी, फिर कौन सी चीज बनी. तो ये इस तरीके के सवाल आ जाते हैं. फिर कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे आ जाते हैं कि कौन सी चीज कहां पर है. फॉर एग्जांपल, इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहां पे है. फिर हिमालयाज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं. पर्टिकुलरली देखिए, ये मान के चलिए कि आप और मैं एज एस्पिरेंट्स, लेट्स जस्ट से, आपको अपने खुद को आपकी की श्रेणी में रख के अगर मैं बोलूं, as aspirants we tend to ignore the northeastern part of India, which is really bad on our part and really good on the part of an examiner, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बहुत सवाल पूछते हैं. आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए पूरी मेहनत मैंने की हुई है. मेरे बहुत सारे नोट्स हैं जिसमें आपको कुछ चीजें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस एंटायर सेशन एंड दिस सीरीज आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है. आपने एक चीज करते रहना है, इंडिया के मैप को अब से देखना शुरू कर देना है, क्योंकि इंडिया is not just what you think it is way more than that. And धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा. तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो वो फीलिंग ऑफ एक प्राइड और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जब आ जाएगी, तो आप एक्चुअल सेंस में सही तरीके से आप अपनी तैयारी में भी आगे बढ़ पाएंगे. ये चीज, ये एस्पेक्ट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अलूफ रहते हैं
ऑफ बीइंग ट्रूली बीइंग एन इंडियन, उस फीलिंग से अलूफ रहते हैं, तो आप सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स को नज़रअंदाज कर जाते हैं, आप ज़मीनी हकीकत से नहीं जोड़ पाते हैं। तो उसी ज़मीनी हकीकत से जोड़ने के लिए, इंटरव्यूज़ में आपको बेनिफिट हो सके एंड सही काइंड ऑफ अप्रोच के लिए हमारी पूरी सीरीज चलेगी। चलिए अब देरी नहीं करेंगे, फटाफट से अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। मैं आपको कुछ करंट इश्यूज, कुछ करंट टॉपिक्स एंड कुछ करंट अफेयर्स लिखवाने वाला हूं, वो आपने नोट करते रहना है। जो भी आपके डाउट्स हैं वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, एंड अगर नहीं भी पूछते हैं तो मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। तो दीज आर गोइंग टू बी हॉट क्वेश्चंस या हॉट टॉपिक्स ऑफ द एंटायर ईयर, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। सो चलिए फटाफट से पेन, मेरी क्लास में आप पेन पेंसिल जरूर लिख रखिया कीजिए, कॉपी रखा कीजिए। कारण क्या है कि कभी कभी ना ऐसी ऊपर से ऐसे ज्ञान टपकता है और आपके सामने रख देता हूँ, तो वो ज्ञान के जो वर्ड्स हैं वो नोट कर लेने, एंड आप फिर बाद में आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। नाउ फटाफट से लिखिए। देखिए अभी रिसेंटली ये कोरोना के आने से पहले बजट आया था, राइट? बजट जब आया था, बजट से पहले आया था इकोनॉमिक सर्वे। ये बातें सबको पता है। बजट कब आया था एंड उसमें कौन कौन सी स्कीम्स हैं, डेफिनेटली दे आर इंपॉर्टेंट, वो हम करेंगे भी। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का एक एस्पेक्ट होता है जिसके ऊपर सवाल आ जाता है। पंजाब को इस तरीके के, दिल्ली को इस तरीके के सवाल पूछने की बहुत आदत होती है। इनफैक्ट दिल्ली की भी ना बात करें तो यूपी में ऐसे सवाल आते हैं, थीम वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये लिख लेते हैं कि इस साल इकोनॉमिक सर्वे, देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पिछले साल का पूरा ब्यौरा होता है। 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे 2020 में आता है, और 2020-21 का बजट 2020 में आता है। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए, साल से कंफ्यूज नहीं होना। तो 2020 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बोलेगा इकोनॉमिक सर्वे 2019-2020, ठीक है जी। तो ये जो 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे आया उसकी एक थीम थी, वो थीम लिख लीजिए। इट वाज रादर, इसका स्लोगन था, स्लोगन फॉर इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, वो स्लोगन था असेंबल इन इंडिया टू मेक इन इंडिया। ये इसका स्लोगन था। इसके ऊपर सवाल आ जाता है, ऑप्शन में मेक इन इंडिया आ जाएगा, असेंबल इन इंडिया टू मेक इन इंडिया, असेंबल विद इंडिया टू मेक इन इंडिया, हेल्प इंडिया टू मेक इन इंडिया। इस तरीके की 4 बेहुदे से ऑप्शंस दे देंगे। उसमें से एक ऑप्शन जो होगा वो फील देने वाला होगा, और वो होगा ये वाला, असेंबल इन इंडिया टू मेक इन इंडिया। दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट, यहां से प्रीलिम्स में से सवाल आते हैं। सेकेंडली, ये जो करंट अफेयर्स है, सॉरी आई एम सो सॉरी, जो मेंस में एस्पेक्ट है जिसको आप कहते हैं, तो वो आता है फ्रॉम द फैक्ट कि आप अगर मान लीजिए मेंस में एसेज में कुछ चीजें यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल इस थीम को अगर आप लिखते हैं तो एक पेपर चेकर को लगता है कि नहीं भैया, इस बंदे ने न्यूज़पेपर्स पढ़ी हैं, इस व्यक्ति ने, इस एस्पिरेंट ने न्यूज़पेपर्स तो पढ़ा ही है, साथ में समझ सूझबूझ रखी है चीज के बारे में, है ना? तो आई वुड सजेस्ट एंड रेकमेंड कि इन चीजों को खुले दिमाग से रखिएगा। दीज करंट अफेयर्स आर रियली इंपॉर्टेंट। नाउ स्लोगन क्या है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का? इट इज असेंबल इन इंडिया टू मेक इन इंडिया। दूसरी चीज और दूसरी एस्पेक्ट लिख लीजिए, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वेल्थ क्रिएशन, कॉमा, वेल्थ क्रिएशन, कॉमा, promotion of pro business policies, promotion of pro business policies and strengthening of trust in the economy, and strengthening of trust in the economy. Now अगर आपने नहीं लिखा हो तो प्लीज पॉज करके थोड़ा वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू स्टिल हैव डाउट, आई वुड clarify those doubts in the comment section. Now this is the theme of the हमारा इकोनॉमिक सर्वे। तो ये 2 चीजें हैं जिसके ऊपर सवाल बन सकता है। दिल्ली की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नाउ थोड़ा और कुछ चीजों की चर्चा करते हैं, थोड़ा और कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं, लिख लेते हैं, है ना, जरूरी होता है। नाउ प्लीज राइट डाउन, अभी रिसेंटली एक टॉप 100 बैंक्स की लिस्ट डिक्लेयर की है दुनिया के अंदर, लिस्ट ऑफ टॉप 100 बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। उस लिस्ट में भारत का सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक आया है, HDFC नहीं है,
ICICI नहीं है, ऑब्वियसली इट इज, जैसे हम योलो बोलते हैं वैसे ही उनकी ऐप है योनो, यू ओनली नीड वन, दैट इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। RBI का नाम RBI ऑप्शन में होगा, एंड जिन बच्चों को सही तरीके से नहीं पता है, RBI इज अ सेंट्रल बैंक। हम यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक बैंक्स की बात करें, पब्लिक डीलिंग बैंक्स की बात करें, RBI पब्लिक से डील नहीं करता है, ठीक है। तो SBI इज द आंसर। दिस इज रियली द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट पंजाब डेफिनेटली आस्क, यूपी आस्क, तो ये जरूर आपने नोट कर लेना है। चलिए, IMF की रिपोर्ट अभी रिसेंटली इशू हुई है, तो उसमें टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड कौन सी हैं? बहुत सिंपल सी बात है, एंड रैंकिंग पूछ लेते हैं बहुत बार, सो आप सबके सामने लेके आया हूं रैंकिंग्स, वो प्लीज लिख लीजिए। तो नंबर 1 पे है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका साइज क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरे नंबर पे है चाइना, चाइना के बाद आता है जापान, जापान जिसको बोलते हैं अंग्रेज, उसके बाद आता है जर्मनी, एंड देन इट इज इंडिया। We are the 5th largest economy of the world in terms of GDP। GDP की टर्म्स में इंडिया की इकोनॉमी का साइज अभी है 2.9 ट्रिलियन, 2.9 ट्रिलियन US डॉलर साइज है। तो आपने ये चीज जब भी अपने एसेज में लिखनी है तो ये लिखना है साथ में, अकॉर्डिंग टू IMF इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विद 2.9 ट्रिलियन US डॉलर्स GDP। GDP आप जो कहते हैं कि कितनी ग्रो हुई है, वो ग्रोथ परसेंटेज होती है कि हर साल कितना ग्रो की, ठीक है, वो परसेंटेज होती है। GDP ग्रोथ रेट होता है वो, लेकिन इंडिया की एक्चुअल GDP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं भारत के अंदर, वो है 2.9 ट्रिलियन US डॉलर्स। ये लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ आगे लिखिए वर्ल्ड बैंक ने अभी एक डेटा रिलीज किया, उसमें ये बताया कि इंडिया का रैंक कितना है इन नंबर ऑफ न्यू फर्म्स क्रिएशन। जितनी ज्यादा इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योर्स हैं, कितने ज्यादा डेली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे कितने ज्यादा हमारे यहाँ पे फर्म्स नई क्रिएट हो रही हैं, कितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, कितने ज्यादा हमारी एंटरप्रेन्योरशिप है, कितनी बेहतर है। तो न्यू एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर वर्ल्ड बैंक ने हमारे कंट्री को, इंडिया को रैंकिंग दी है, एंड इंडिया इज रैंक्ड 3rd, तीसरे नंबर पे। आई होप आपको फिंगर्स 3 अलग अलग दिख रही हैं, यहां दिख रही हूं, अब दिख रही हूं, राइट। इंडिया इज रैंक्ड 3rd अमंग एंटायर सेट ऑफ कंट्रीज जिसके यहाँ पे नई फर्म्स की क्रिएशन हो रही है, न्यू फर्म्स क्रिएशन के बेसिस पे इंडिया इज रैंक्ड 3rd। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे फर्स्ट और सेकंड रैंक बताना है, कौन कौन सी कंट्रीज है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे लिखते हैं, आगे लिखिए। आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो। इंडिया की कुछ रैंकिंग्स लिख लेते हैं, अब जब रैंक की बात कर ही रहे हैं तो इंडिया की रैंकिंग लिख लेते हैं 2019 के लिए। 2020 की रैंकिंग्स आएंगी तो आपने क्या करना है, यहां आप इसका टेबल बना सकते हैं। तो इस टेबल में आज जितना किया जाएगा हम करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू भी करेंगे। तो टेबल में आपने लिख लेना है कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, ये सारी चीजें लिख लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। और 2019 के लिए लिखेंगे इसको, 2020 के लिए सेम एक जगह छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए आप 2021 में एग्जाम देने वाले हैं जैसे, तो 2020 की रैंकिंग्स जब आएंगी तो उसमें हम अपडेट कर देंगे। ये रैंकिंग्स एक साथ इसलिए आपको बता रहा हूं, कारण क्या है कि आपको कई बार पता नहीं चलता है कि हमें कौन कौन सी रैंकिंग्स को कवर करना है। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक है 63rd रैंक है, और सबसे ऊपर है सिंगापुर रैंक 1, और सेकंड नंबर पर है हांगकांग, और तीसरे नंबर पर है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, लेकिन अभी रिसेंटली दे हैव डन रियली वेल विद कोरोना इरेडिकेशन, एंड दैट इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो जो कहते हैं कि फीमेल्स कैन नॉट लीड, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है, और कोरोना को हराकर न्यूजीलैंड को वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जो कि कोरोना इरेडिकेशन में सामने आई है। नाउ न्यूजीलैंड का रैंक है 3rd इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगला रैंकिंग है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग।
IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, इंडिया इज रैंक्ड 59th, हमारा 59th रैंक है, कुछ खास अच्छा रैंक नहीं है, बट स्टिल वी आर डूइंग रियली फाइन। पहले नंबर पर है यूएसए, दूसरे नंबर पर है सिंगापुर। देखिए सिंगापुर एक बहुत छोटी सी, सिंगापुर सिटी एंड सिंगापुर सिमिलर साइज, इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, छोटी सी कंट्री है, छोटा सा देश है, फिर भी आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कीजिए, आप टैलेंट की बात कीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक 1 है, टैलेंट की बात कीजिए सिंगापुर सेकंड नंबर पर है। इसी वजह से सिंगापुर के साथ इंडिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड के अंदर बहुत सारी, कह लीजिए MOU साइन करता है, बहुत सारी चीजें कॉपी करता है, सिंगापुर से बहुत सारी चीजें सीखता है। सिंगापुर नहीं है ये, सिंगापुर है, PORE, पोर, ठीक है, सिंगापुर नहीं है। बहुत सारे लोग पुर लगा देते हैं, नागपुर, कानपुर, सिंगापुर, नहीं, सिंगापुर। तो सिंगापुर जो है इट इज सेकंड इन टर्म्स ऑफ IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग्स। उसके बाद ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स, सॉरी, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स, इंडिया का रैंक है 68th, 68 68 68 68, और पहले नंबर पर अगेन सिंगापुर, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये ट्रम्प भाई साहब जहां से बिलोंग करते हैं, तीसरे नंबर पर हांगकांग। हांगकांग, हांगकांग इज ऑल्सो, हांगकांग को वैसे चाइना कॉन्टेस्ट करता है कि वो उसकी टेरिटरी है, बट हम उसे अलग से मानते हैं, वो ऑटोनोमस रीजन जैसा है चाइना का, ठीक है। उसके ऊपर चर्चा करेंगे जब हम इंडिया, चाइना और यूएस का ये जो पूरा लव ट्रायंगल चल रहा है इसकी सिचुएशन समझेंगे बहुत गहराई में। इसके ऊपर आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी, इफ यू वांट तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, दैट वीडियो इज मेड बाय मी इटसेल्फ, अगर वो मिल जाती है वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लिखिए, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ना, उसको शॉर्ट में लिखा है SDG, इंडेक्स फॉर इनइक्वालिटी, या SDG इनइक्वालिटी इंडेक्स। इसमें इनइक्वालिटी में भारत 95वें पायदान पर है, 95th रैंक है इंडिया का, और पहले नंबर पर इक्वालिटी इंडेक्स है ना, सॉरी नॉट इनइक्वालिटी, इक्वालिटी इंडेक्स, तो इक्वालिटी इंडेक्स में भारत 95th रैंक पर है। वहीं अगर आप बात करें रैंक 1 की, जहां पे बिल्कुल इनइक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट करती है, 0.995 उसका इंडेक्स में नंबर आता है, एंड दैट इज डेनमार्क। पहले नंबर पर है डेनमार्क, दूसरे पर है फिनलैंड, वही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, डेनमार्क, फिनलैंड एंड स्वीडन। पहले नंबर पर डेनमार्क, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर स्वीडन। नाउ इंडिया 95th रैंक पर है, दैट इज व्हाई वी नीड टू वर्क रियली हार्ड ऑन आवर इक्वालिटी इंडेक्स के पैरामीटर्स, जिसमें जेंडर इक्वालिटी भी है, फिर उसके बाद डिस्पैरिटी इन रिचनेस भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें, रीजनल इनइक्वालिटी की बात करें, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है। वो काम कैसे करना है, उसको कैसे देखना है, इन सारी चीजों को हम थोड़ी देर में देखेंगे इन आवर एसे क्लासेस। ऐसे क्लासेस में सारी बातें करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट लिखिए, वर्ल्ड डिजिटल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड डिजिटल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक रहा 44th रैंक रहा। नॉमिनल है, अबव एवरेज है ऐसा कह सकते हैं, बट स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि हम चाहते हैं इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, तो हमें जरूरी है कि हम थोड़ा सा और बेहतर करें इस तरीके के इंडाइसेस में। नाउ इसके अंदर रैंक 1 है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शॉर्ट में लिख लिया कीजिए, यूएस लिख लिया कीजिए। फिर सिंगापुर आ गया सेकेंड रैंक, तीसरा स्वीडन, स्वीडन इज ऑल्सो रैंकिंग हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट, थर्ड रैंकिंग स्वीडन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसका नाम आपने पहली बार सुनेंगे, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की एक व्यक्ति कितना देता है, दान कितना देता है, तो सबसे पहले पायदान पर है म्यांमार, पहले पायदान पर है म्यांमार, सेकंड नंबर पर है, इंडिया नहीं है, न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है जी। तो ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। इंडिया का रैंक कितना है ये लिख लीजिए, 82, 82। नेक्स्ट लिखिए, रियली इंपॉर्टेंट इंडेक्स जिसके ऊपर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी काम कर रहे हैं, एमडीजीज में भी कर रहे थे जब मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स की जब हम बात कर रहे थे। कभी कभी टंग ऑफ स्लिप हो जाता है, कोई बात नहीं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स लिखिए इसके बारे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में लिखिए। इंडिया का रैंक है 102। मेरे फादर का चेंबर नंबर हुआ करता था कभी 102। ये ऐसी बीच में छोटी छोटी बातें, ऐसे ट्रिविया इंफॉर्मेशन जिसका कोई लेना देना नहीं है एग्जाम से, ये इसलिए बता देता हूं ताकि आपको ये रैंक याद हो जाए। नाउ रैंक 1 किसका है? बेलारस, BELARUS, बेलारस। सेकंड क्यूबा, थर्ड इज एस्टोनिया। ये हंगर के बेसिस पे कंट्रीज को रैंक करता है, सबसे ज्यादा हंगर, सबसे कम हंगर, ऐसे। नेक्स्ट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। नाउ इसके बाद थोड़ा सा और लिखेंगे, सरबस मत कीजिएगा, अभी थोड़ा एक आधा और लिखेंगे फिर मैं छोड़ दूंगा प्लीज, इतना तो आप कर सकते हैं। नाउ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक 1 है स्विट्जरलैंड का, जहां पे सबका 2 नंबर का पैसा है। उनको इनोवेशन करनी पड़ती है ताकि वो पैसा सेफ गार्ड रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक 1 इज स्विट्जरलैंड, देन सेकंड रैंक इज स्वीडन, and third rank is of United States of America, right, USA. इंडिया का रैंक इतना ज्यादा खराब नहीं है, बट इट इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू द टॉप, इट इज 52, 5 to 52। ठीक है जी, चलिए एक और लिख लीजिए, एक और प्लीज मेरे कहे से। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है, आई होप आपको यहां पे दिख जाए, 141, 141 इंडिया का ये रैंक है। ये 2019 की रैंकिंग्स हैं। रैंक 1 है आइसलैंड, रैंक 1 इज आइसलैंड। रैंक 2 इज न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इज अ रियली गुड परफॉर्मिंग कंट्री, क्योंकि एक छोटी कंट्री है, ज्यादा इश्यूज नहीं है, चैलेंजेस नहीं है। फिर उसके बाद आता है रैंक 3, एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री, पोर्टुगल। पोर्टुगल इज रैंक्ड 3rd इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है जी, आज इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। थोड़ा इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। अनिल खन्नाज एकेडमी ऑफ लॉ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने, एंड उसको शेयर भी कीजिएगा, एंड वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं अपलोड आपको मिलती रहेंगी। दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली चलाते रहिए, एंड मेक श्योर कि आप सारी वीडियोस को ध्यान से, तहे दिल से, अच्छे से देखते रहिए। दिस इज मी सनद दत्त भारद्वाज साइनिंग ऑफ फ्रॉम द ऑफिशियल channel, official page of Anil Khanna's Academy of Law. Thank you so much for listening to me. You have been a wonderful audience, and कोशिश कीजिए घर पे रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, एंड हमारे यहाँ पे डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है, जो कोरोना का मोर्टेलिटी रेट है वो कम ज़रूर हो रहा है, लेकिन हमने अपना ख्याल रखना नहीं छोड़ना है। जस्ट बिकॉज कि लॉकडाउन खुल चुका है, हमने अपनी सेहत को नज़रअंदाज नहीं करना है। अपने टारगेट को दिमाग में रखते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी सनद दत्त भारद्वाज। हैव फन, हैव एन ऑसम डे अहेड।